हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू क्रैक AIB एग्ज़ाम ईज़िली। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 15 दिन का चैलेंज चला रही हूँ कि 15 दिन के अंदर अपना AIB एग्ज़ाम का कैसे प्रिपरेशन करें अच्छे से। तो आप लोगों को पता होगा कि आज 23 तारीख है और 30 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है AIB के एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि मैं जानती हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 1 बजे से 4 बजे तक, तो अपने जो आपका जो टाइमिंग होगा, आपका जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे भी जाने के बाद आपको कुछ मैनेजमेंट का भी देखना है, तो उसमें भी टाइमिंग लग जाता है। तो ये नहीं कि 1 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है और हम वहाँ पे 1 बजे ही पहुँच रहे हैं। तो एग्ज़ाम से कम आधा घंटा पहले ही हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग हर दिन मैं एक सेट लगाने के लिए बोलती होंगी कि हर दिन एक सेट लगाइए, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, बेयर एक्ट को ख़त्म कीजिए, MCQ लगाइए, ये सब आपको पता होगा। तो अब मैं ये बोलने जा रही हूँ कि मैंने तो अपना जो भी बेयर एक्ट को रीड करना था वो मैं कर चुकी हूँ। जो भी बेयर एक्ट होते हैं सारे बेयर एक्ट को मैंने पढ़ लिया है। अब मुझे क्या करना है, MCQs के साथ मैं लगा रही थी, सेट भी मैं लगा रही थी। अब कुछ सेट हैं जो कि मेरे बचे हुए हैं, उसको भी मैं एक दिन, अगर आपके पास ज़्यादा टाइमिंग है, अगर आपको लगता है कि हाँ हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप क्या करो, एक सुबह सेट मारो और एक शाम को सेट मार सकते हो। इससे अच्छा होगा कि आप जितना सेट मारोगे ना उतना आपका प्रिपरेशन होते रहेगा। तो सेट मारना कभी नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि हाँ आज हम सेट नहीं मारे। तो आज मैं आप लोगों के पास कुछ लैटिन मैगज़ीन लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा CPC में बताया गया। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 11 में बताया गया रेस जुडिकाटा के बाद। तो रेस जुडिकाटा जो है उसमें क्या होता है क्या ये रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा बार लगाता है फर्दर सूट पे। मतलब क्या है इसका बार लगाना? मतलब जैसे कि आपका कोई केस है, वो चल रहा है, उस पर जजमेंट आ गया है, तो आप दूसरे कोर्ट में फिर से उसका केस नहीं ले जाते। एक बार जजमेंट आ गया, उस जजमेंट को मानना मैंडेटरी है। ये नहीं कि हाँ एक बार जजमेंट आ गया A कोर्ट में और हम दूसरे B कोर्ट में जाके फिर से सूट कर सकते, दायर कर सकते। तो इसमें जो भी प्लेंटिफ होगा या फिर डिफेंडेंट होगा वो आप पे इस पे बार लगा सकता है, फर्दर सूट पे बार लगाता है रेस जुडिकाटा। अब बात करते हैं नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, नो मैन शुड बी जज इन ओन केस। मतलब जैसे मान लीजिए नेचुरल जस्टिस का ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जैसे कोई एक जज है और उसी के बेटे का केस चल रहा है, क्रिमिनल केस, तो क्या वो अपने बेटे के फेवर में ही ना जजमेंट देगा? तो इसका मतलब होता है कि अपने केस में कोई जजमेंट नहीं दे सकता, उसके लिए कोई अदर जज को मतलब अपॉइंट जो होगा वो देखेगा। तो ये होता है। और एक और नेचुरल प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है? हेयरिंग बोथ साइड। मान लीजिए अगर कोई प्लेंटिफ है, उसका बात अगर कोई जज सुन रहे हैं, तो क्या वो डिफेंडेंट की बात को नहीं सुने? एक्स पार्टी का जो ऑर्डर होता है, एक्स पार्टी जो ऑर्डर होता है, जब डिफेंडेंट नहीं आता है तब एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है, उसको सेट असाइड किया जाता है। यही प्रिंसिपल है। अगर उसके नहीं आने के बावजूद भी फिर उसे सेट असाइड क्यों? जजमेंट तो पास हो चुका है, तो उस जजमेंट को सेट असाइड क्यों करना ज़रूरी है? यही जो आपका नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे उस जजमेंट को सेट असाइड किया जाता है। क्योंकि हेयरिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्ष को सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। उबी जस ईबी रिमेडियम क्या मतलब होता है? वेयर इज़ राइट वेयर इज़ रेमेडी। अगर आपके पास कोई राइट है तो उसका रेमेडी भी आपको मिलेगा। अगर कहीं मान लीजिए कोई राइट है आपका, अगर राइट हैम्पर हो रहा है तो उसके लिए कोई प्रोसेस होगा कि आपका राइट को कैसे इन्फोर्स करवाया जाए, तो उसी को करा है वेयर इज़ राइट वेयर इज़ रेमेडी। इग्नोरेंस जुरिस नन एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ का एक्सक्यूज़ आप नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग को पता है कि हेलमेट पहन के ड्राइविंग करना है, ओके, हेलमेट पहन के ही ना आप जो भी बाइक चला सकते हो। अगर आप नहीं हेलमेट पहनते हो और कहते हो कि हमको तो लॉ का पता ही नहीं था, तो क्या आपको लॉ छोड़ेगा? लॉ का एक्सक्यूज़ नहीं लिया जा सकता। हाँ, फैक्ट का एक्सक्यूज़ आप ले सकते हो कि हाँ कोई फैक्ट था जो आपको पता नहीं था, उसकी वजह से कोई मिस्टेक हो जाता है। बट अगर कोई लॉ का कोई मिस्टेक होता है तो आप उसमें एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं पता था। दिन है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। क्या मतलब होता है इसका? वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप गए कहाँ गए, कोई बॉक्सिंग करने के आप गए कि वहाँ पे आप ही बॉक्सिंग करो। अगर आप बॉक्सिंग करते हो और आपको किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, तो क्या आप ये एक्सक्यूज़ ले सकते हो कि मैं बॉक्सिंग कर रहा था इसने मुझे बहुत मारा?
इसके मारने की वजह से मुझे इतना चोट लगे, और क्या कोर्ट आपको इसके लिए रेमेडी या कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, या कोई ये क्राइम माना जाए? नहीं माना, क्योंकि आप उससे पहले कंसेंट उसे दे चुके हो कि हाँ हम बॉक्सिंग करें। क्योंकि वहाँ पे जब आप बॉक्सिंग करने जाते हो तो वहाँ पे एक साइन करवाया जाता है, और वो साइन जो आप करते हो तो उसका मतलब है कि आप कंसेंट दे रहे हो। तो कंसर्न जब आप दे ही रहे हो कि हाँ आप हम फाइटिंग करने आए हैं और हम फाइटिंग करेंगे, तो क्या आप उस कह सकते हो कि तुमने मुझे क्यों मारा? आप भी उसे मार रहे हो और आपको ज़्यादा इंजरी हो, क्या आप इसका एक्सक्यूज़ ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। एक और लैटिन मैगजीन है रस इप्सा लुकिटर। क्या मतलब होता है रस इप्सा लुकिटर का? तो इसका मतलब होता है थिंक स्पीक इटसेल्फ। मतलब क्या है थिंक स्पीक इटसेल्फ? जैसा कि आप देखते हो कि रोड पे कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से एक स्पीड में एक कार गई है, तो आदमी सडनली यही इमेजिन करेगा ना कि हाँ इसी कार ने इस व्यक्ति का एक्सीडेंट किया होगा, क्योंकि इसका एक्सीडेंट अभी हुआ और जस्ट अभी एक एकदम रफ्तार में एक तेज कार गई है यहाँ से। तो इसका मतलब होता है कि जो देख कर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ थिंक स्पीक इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही कह रहा है, मतलब साफ देखने से पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ हुआ होगा और लोग उसको उस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। टॉट का एक लैटिन मैगजीन है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे तो, डेमन साइन इंजुरिया। डेमन साइन इंजुरिया का क्या मतलब होता है? डेमन मतलब आपको कोई डैमेज हुआ, और साइन मतलब विदाउट, विदाउट, और इंजुरी मतलब आपको डैमेज तो हुआ है लेकिन विदाउट इंजुरी। इंजुरी का क्या मतलब होता है? इंजुरी का मतलब जैसे आप लोग कि हाँ लीगल हार्म जो होता है ना, हमारा जो लीगल जो लॉ में अगर उसका जो रेमेडी कंपनसेशन हमें प्रोवाइड कर, तो वो लीगल हार्म आपको नहीं हो रहा है, आपको डैमेज हो रहा है लेकिन आपका कोई लीगल राइट हैम्पर नहीं हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं डैमन साइन इंजुरिया। मतलब आपको डैमेज हुआ है लेकिन विदाउट इंजुरी। तो इसका क्या रेमेडी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि ये सब लैटिन मैगजीन है ना, विदाउट एग्जांपल समझ ही में नहीं आता है। ऐसे तो समझने वाले लोग समझ जाते हैं, बट एग्जांपल से आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जैसे कि मान लीजिए एक केस लॉ था, उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता देती हूँ। ओके, जैसे कि आप एक दुकान खोले हो मार्केट में, एक अच्छा सा आपका शॉप है वहाँ पे फर्नीचर का, ठीक है। तो अगल बगल में कोई फर्नीचर का कोई शॉप नहीं है, बगल में ही आपके दुकान के बगल में एक और फर्नीचर का शॉप है, तो क्या आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा? हाँ, तो आपका जो प्रॉफिट कम हो तो आपको तो डैमेज तो हो रहा है, क्या कोई लीगल राइट हैम्पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या आप कोर्ट में जाकर इसका कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक और आता है इसी का उल्टा है, जस्ट अपोजिट, एक और लैटिन मैगजीन है इंजुरिया साइन डैमन। मतलब क्या है इसका इंजुरिया साइन? इंजुरी मतलब आपको इंजुरी हो रहा है विदाउट डैमेज, मतलब आपका कोई लीगल राइट है वो हैम्पर हो रहा है लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है। जैसे कि आपका वोट देने का राइट है, आप जाते हो वोट देने, हम लोग भी दिए थे वोट, तो क्या कोई मतलब पुलिस ऑफिसर या मेरे पास सब कुछ है, हम उस कैपेबल हो चुके हैं वोट देने के, हम मेजर हैं, और क्या हमको कोई वोट देने से रोक सकता है? तो अगर कोई रोकता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा लीगल राइट है जो वायलेट हो रहा है। अगर मेरा लीगल राइट वायलेट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यायालय में जाकर कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का हमको कोई अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या हमको किसी प्रकार का कोई डैमेज होगा? नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा लीगल राइट वायलेट, और जहाँ लीगल राइट वायलेट होता है वहाँ पे कंपनसेशन मिलता है कोर्ट से। ओके, नेक्स्ट एक और मैगजीन है पैरी डिलॉक्ट। मतलब क्या? इक्वल फॉल्ट। मान लीजिए कोई आप रोड पे चल रहे हो और एक और आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हो, ठीक है, और एक और व्यक्ति है जो कि रॉन्ग साइड से वो भी चल रहा है, उसे चलना चाहिए था जिस साइड से, वो नहीं चल रहा है, वो रॉन्ग साइड से चल रहा है, और आप भी स्पीड में बाइक चला रहे हो और एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे दोनों का फॉल्ट है ना। उसने भी गलती की और आप भी गलती की, क्योंकि आपको स्पीड में बाइक नहीं चलानी चाहिए थी और उसे रॉन्ग साइड से नहीं चलना चाहिए था। एक और होता है ये टीपी एक्ट में, जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें ये लैटिन मैगजीन यूज़ होता है इंट्रा वीवो। इंट्रा वीवो का मतलब क्या होता है? जब हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं लिविंग पर्सन, टीपी एक्ट में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वो लिविंग टू लिविंग पर्सन के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पे ये लैटिन मैगजीन यूज़ होता है। सीपीसी में एक और लैटिन मैगजीन यूज़ होता है सब जुडाइज। मतलब क्या होता है इसका? जैसे कि आपका कोई केस है, ए कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, ओके, और यहाँ पे आपका केस चल ही रहा था और आपने क्या किया, बी कोर्ट में भी एक केस लगा दिया कि अब यहाँ भी आपका जुरिडिक्शन आप, और अब क्या हो गया, अब यहाँ पे आप एक सूट लगाए हो, एक यहाँ पे सूट लगाए, तो अब दो दो अगर सूट लगाओगे तो दो दो जजमेंट आएगा। तो कहीं एक, चाहे यहाँ का सूट चाहे फिर यहाँ का सूट, कहीं एक जगह का सूट को मतलब बंद कर दिया जाएगा,
कोई भी एक जगह का जो पेंडिंग सूट चल रहा है उसको मतलब बंद की वहाँ पे वो सूट ना चले, क्योंकि एक जगह दो दो जजमेंट नहीं माना जा सकता। क्योंकि मान लीजिए अब एक में हो गया कि एक प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ गया और एक डिफेंडेंट के फेवर में अब कौन सा जजमेंट माना जाए। तो इसीलिए दो सूट एक ही केस पे, सेम टाइटल, सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर पे केस नहीं चलता है, हमेशा एक ही केस चलता है। या फिर अगर दो केस चल रहा है और आपका जो पहले वाला सूट का जजमेंट आ गया तो उसी जजमेंट को माना जाता है, ना कि अगर कहीं दूसरी जगह पे केस पेंडिंग है तो उस केस को ख़त्म कर दिया। एक लैटिन मैगजीन है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग सुना होगा, ये ना क्रिमिनल केस में ज़्यादा यूज होता है। प्राइमा फेसी का मतलब होता है फेस ऑन, मतलब जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जैसे कि मतलब एक लड़की है, कोई वुमेन है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसको कंप्लेन करने गई है अपने हस्बैंड का कि पति ने वो मुझे बहुत मारता है। तो ये प्राइमा फेसी आपको दिख रहा है कि हाँ वो कंप्लेन करने गई है, मतलब उसका पति उसको बहुत मारता होगा। तो आप वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस क्या करेगा, उसको तुरंत अरेस्ट करेगा।